ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के ज़माने से ज़्यादा अंग्रेजियत अभी अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में हो गई। महात्मा गांधी का सपना अधूरा है, शहीद आजम भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का सपना अधूरा है, जो वो कहा करते थे कि भारत में स्वतंत्रता लानी है, अपना तंत्र बनाना है, वो अभी तक नहीं बन पाए। मैं कुछ उदाहरण से कहता हूँ। अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाकर रखने के लिए एक कानून की व्यवस्था बनाई थी। अंग्रेजों का एक बड़ा चालाकी भरा कदम था वो ये कि भारत में कुछ भी करो कानून के नाम पर करो। अगर भारत को लूटना है तो कानून बनाकर लूटो, भारत की बर्बादी करनी है कानून बनाकर करो, भारत के लोगों की लूट करनी है कानून बनाकर करो, कुछ भी करो कानून से करो। क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम तो रूल ऑफ द लॉ वाले लोग हैं। तो रूल ऑफ द लॉ सारी दुनिया को सिखाया करते थे। कई बार अंग्रेजों की दुनिया भर के देशों में आलोचना होती थी कि आपने भारत देश को गुलाम बना के रखा हुआ है। तो अंग्रेज बड़ा सुंदर उत्तर देते थे कि हमने भारत को गुलाम नहीं बनाया, हमने भारत में कानून का राज्य स्थापित कराया है और उसको चलाने के लिए हम भारत में हैं। ये वो कहा करते थे। भारत में कुछ भी करना है तो कानून बना के करना है। तो उन्होंने कुछ कानून बनाए हुए थे और उन कानूनों की संख्या 34,735 जो कानून अंग्रेजों ने बनाए इस देश में। एक कानून बनाया उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, एक कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट, एक कानून बनाया उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन एजुकेशन एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन पीनल कोड, एक कानून बना दिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक कानून बना दिया सिविल प्रोसीजर कोड। ऐसे कुल मिलाकर 34,735 कानून बनाए और वो भारत पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित करने के लिए थे। और 1000 साल भारत में अंग्रेजों का राज्य चलता रहे उसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ऐसे कुछ 34,735 कानून बनाकर राज किया इस देश पर। अब 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज चले गए तो महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुषों का ये कहना था कि जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए हैं ये सारे कानून जला देने चाहिए, इन सब कानूनों को खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी के मन में इतनी तीव्रता थी, वो कहा करते थे कि कलम की एक नोक से ये सब कानून खत्म होने चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि आज़ादी के 62 साल बीतने के बाद भी एक भी कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, उसको जलाया नहीं गया, उसको खत्म नहीं किया गया। सारे के सारे कानून अभी भी इस देश में चल रहे हैं और वैसे ही चल रहे हैं जैसे अंग्रेजों के ज़माने में चला करते थे। तब मन में ये आता है कि अगर अंग्रेजों के समय के कानून 62 साल आज़ादी के बाद भी चल रहे हैं तो कौन सी आज़ादी इस देश को आई है। मैं कुछ उदाहरण से कहता हूँ। अंग्रेजों ने सन 1860 में एक कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट। इस कानून के बारे में एक विशेष बात अंग्रेजों ने की, वो ये कि भारत के क्रांतिकारियों को, शहीदों को, आज़ादी की बात करने वाले लोगों को पुलिस के अत्याचार से परेशान करना, इस कानून का एक ही मकसद था और इसके लिए पुलिस बनाई उन्होंने। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के पहले किसी भी राजा ने पुलिस नहीं बनाई थी इस देश में। सेना हुआ करती थी, पुलिस कभी नहीं बनी इस देश में। इस देश में महान महान सम्राट हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, जैसे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त, चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन, चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस देश में ऐसे 20 चक्रवर्ती सम्राट हुए, किसी भी राजा ने, किसी भी सम्राट ने कभी भी पुलिस नहीं बनाई। आर्मी बनाई, फौज बनाई, जो विदेशी हमले से देश की रक्षा करने के लिए है, लेकिन देश के लोगों पर अत्याचार करने के लिए पुलिस किसी ने नहीं बनाई। अंग्रेजों ने पहली बार 1860 में इस देश में पुलिस बनाई और उसका उद्देश्य ये था
कि पुलिस की मदद से भारत के क्रांतिकारी, भारत के जो शहीदी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, इनको दबा के रखना, अत्याचार करवाते रहना, कंट्रोल में रखना। और उस पुलिस ने अत्याचार किए इस देश पर। महान पुरुष, आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ने सन 1926-27 में एक कानून लाया था, रॉलेट एक्ट। पहले इसको लाया था 1919 में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो थोड़े दिन के लिए उसको पेंडिंग कर दिया, छोड़ दिया। फिर दोबारा से 1926-27 में उसको लाने की कोशिश की। उसके खिलाफ लाला लाजपत राय ने एक जुलूस निकाला था। जैसे हम अभी आजकल अपने देश में कोई सरकार की नीति के खिलाफ जुलूस निकालते हैं, वैसे ही लाला लाजपत राय ने एक शांतिप्रिय तरीके से जुलूस निकाला था। उस जुलूस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और लाला जी को इतनी लाठियां मारी गई थी सिर में कि उनका सिर फट गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी मृत्यु हुई थी। लाला जी की मृत्यु जिस अंग्रेज अधिकारी की लाठियों के मारने से हुई, उसका नाम था सैंडर्स। इस सैंडर्स नाम के अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह ने एक FIR किया था, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके ऊपर मुकदमा चले सैंडर्स के ऊपर कि उसने बेकसूर लाला लाजपत राय को मार डाला और उसकी सजा उसे मिले। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी अदालत से न्याय की गुहार की थी। जब अंग्रेजी अदालत में ये मामला गया तो सैंडर्स बाइज्जत बरी हो गया, छूट गए, उसको कोई सजा नहीं हुई। कारण क्या था? अदालत में जब बहस हुई कानून के पक्ष पर तो पता चला सैंडर्स ने अपना पक्ष रखा कि मैंने लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था और ये कर्तव्य करने के लिए मुझे अधिकार मिला है और वो अधिकार मुझे एक कानून ने दिया है और उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। तो इंडियन पुलिस एक्ट कानून के अधिकार से मुझे ये मिला, मैंने लाला जी को लाठियों से मारा, अब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई, कानून ये कहता है। तो अंग्रेज जज ने उस कानून का पक्ष लेते हुए कहा, उसने टिप्पणी भी की थी कि हम इस अदालत में न्याय कर पाएं न कर पाएं, लेकिन कानून के आधार पर फैसला जरूर दे सकते हैं और फैसला यह है कि सैंडर्स को बाइज्जत बरी किया जाता है। क्योंकि इंडियन पुलिस एक्ट में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। इसका मतलब है कि कोई पुलिस अधिकारी आपको डंडे से पीटे तो ये अधिकार है उसका, आप उसके डंडे को रोक नहीं सकते क्योंकि ये आपका अधिकार नहीं। अगर पुलिस वाला डंडे मार रहा है और आपने डंडा पकड़ा तो कानून आपके खिलाफ है, पुलिस वाले के समर्थन में है, ये व्यवस्था है। तो सैंडर्स ने दलील दी, छूट गया वो, मुकदमा नहीं चला, उसको सजा नहीं हुई, तो भगत सिंह को क्रोध आया। और भगत सिंह अकेले नहीं थे जिनको क्रोध आया, चंद्रशेखर आजाद को क्रोध आया, उनके सब साथियों को क्रोध आया और इन लोगों ने एक फैसला लिया कि अंग्रेजी अदालत और कानून ने तो न्याय नहीं दिया, अब हम अपने हाथों से न्याय करेंगे। और अपने हाथों से न्याय करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया और उस संकल्प की पूर्ति के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी। शहीद आजम भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी, वो कहानी आप सब जानते हैं, और एक नहीं 3 गोलियां मारी थी। भगत सिंह जी को किसी ने कहा था कि आपने एक गोली मारी, इसी में मर गया था वो, तो 2 और क्यों मारी आपने? तो भगत सिंह ने कहा था कि मुझे गुस्सा इतना था उसके खिलाफ कि और रिवॉल्वर में गोली होती तो वो भी उतार देता उसकी छाती में, भले वो एक ही गोली में मर गया था। और आप जानते हैं कि इसी सैंडर्स वध में शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी और उस फांसी की सजा के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है
कि जो न्याय अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था ने मुझे नहीं दिया, वो न्याय मैंने मेरे हाथों से ले लिया। सैंडर्स का मरना जरूरी था, अगर वो जिंदा रहता तो किसी दूसरे लाला लाजपत राय को लाठियों से मारता, किसी तीसरे लाला लाजपत राय को मारता, और हमारे क्रांतिवीरों पर अंग्रेजों की लाठियां पड़ती रहें और वो शहीद होते रहें, ये हमारी बर्दाश्त के बाहर है। एक बार लाहौर की जेल में जब शहीद आजम गिरफ्तार थे, भगत सिंह को रखा गया था लाहौर की जेल में, तो कई बार अखबार वाले उनको मिलने आते थे और वो अखबार वाले अक्सर उनसे पूछा करते थे कि अब आपकी इच्छा बताओ वो क्या है। अब फांसी तो हो जाएगी, वो तो तय हो गया, अब आपकी कोई इच्छा है, आप कोई संदेश देना चाहते हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि आप लिख सको तो अखबार में मेरी तरफ से यही लिखो कि मेरे जाने के बाद भी भारतवासी सबसे ज़्यादा कोशिश इस बात की करें कि अंग्रेजों का बनाया गया ये कानून जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट, ये हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और दोबारा किसी अंग्रेज अधिकारी को ये अधिकार ना मिले कि भारतवासियों के ऊपर वो लाठी चार्ज करे और उनको मृत्यु दंड मिले। ये भगत सिंह जी का सपना था। अब मैं आता हूँ सन 2009 पर। शहीद आजम भगत सिंह ने जिस कानून के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान किया, जिस कानून के अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान किया, वो कानून इस देश की आज़ादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 1860 का बनाया हुआ इंडियन पुलिस एक्ट 2009 में भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात है, 1860 में अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों को जो राइट टू ऑफेंस दिया गया था, 2009 में वो राइट टू ऑफेंस सभी अधिकारियों को आज भी है। वो चाहें तो आपके ऊपर लाठियां मार के आपका सिर फोड़ सकते हैं, टांगें तोड़ सकते हैं, आपको लहूलुहान कर सकते हैं, आपको घायल कर सकते हैं, आपकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। और ये रोज इस देश में होता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। आज़ादी के बाद इस देश के बोनाफाइड सिटीजन, जो इस देश के मालिक हैं, जिनके वोट से इस देश की सरकारें चुनी जाती हैं, जिनके नोट से इस देश के पुलिस अधिकारियों का वेतन तय होता है, उन लोगों के ऊपर पुलिस का बर्बरता से लाठीचार्ज होता है और अभी भी लोग वैसे ही मरते हैं जैसे अंग्रेजों के ज़माने में मरा करते हैं। मुझे तो कभी बहुत दुख होता है ये कहते हुए, एक घटना अभी सुनाता हूँ, सच्ची घटना, शायद आपको याद आ जाए। कभी कभी टेलीविज़न पे समाचार देखने का वक्त मिल जाता है तो मैं देख लेता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक समाचार देख रहा था, दिल्ली में भारत देश के अंध लोगों का एक संगठन है जिसके कुछ कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। अंधे लोगों का संगठन, उसका कुछ नाम है नेशनल ब्लाइंड्स एसोसिएशन ऐसा करके। तो संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। अब वो अंधे थे, देख नहीं सकते, तो हर एक अंधे व्यक्ति के साथ कोई एक आंख वाला व्यक्ति था। वो सब लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए जंतर मंतर पर। जंतर मंतर दिल्ली में अब एक ही स्थान रह गया है जहां सरकार के खिलाफ आप कोई प्रदर्शन कर सकते हैं या ज्ञापन दे सकते हैं। तो ये अंध लोगों के संगठन ने ज्ञापन देने के लिए तय किया, जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। पुलिस वालों ने उन सबको लाठियों से पीटा, सबको पीटा, और वो देखा हमने टीवी पर, पुलिस वालों की लाठियां चलते हुए देखा हमने टीवी पे। अब जिनकी आंखें थी वो तो भाग लिए इधर उधर, जो अंधे थे वो भागे किधर। इतना खतरनाक दृश्य था कि वो बेचारे हाथों से एक दूसरे को टटोल कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां उनके ऊपर बरस रही हैं, किसी के सिर से खून निकल रहा है, किसी के कान से, किसी के पैरों से, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। उस दिन मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा, क्या भारत आज़ाद हो गया है? क्या ये देश स्वतंत्र हो गया है? क्या इस देश में कोई स्वराज्य आ गया है? इस देश का आम नागरिक अंग्रेजों के ज़माने में जिस तरह से पिटा करता था, आज भी कैसे ही पिट रहा है।
कहाँ अंतर है इस देश की अंग्रेजी व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में। एक और उदाहरण देता हूं। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पोलियो के शिकार हैं, जिनके पांव काम नहीं करते। उनका एक संगठन है अखिल भारतीय विकलांग परिषद करके, उनका एक सम्मेलन हुआ इसी तरह से, और उनकी तरफ से कोई ज्ञापन सरकार को देने की बात थी, तो वो अपनी जो ट्राई साइकिल है उसको चला के जाते हैं, क्योंकि उनके तो पांव काम नहीं करते। उनका एक ऐसा ही कार्यक्रम था, पुलिस ने उस पर भी लाठीचार्ज किया, साइकिलें तोड़ दी उनकी, सिर फोड़ दिए उनके। और फिर उस दिन मन को यही प्रश्न आया कि भारत स्वतंत्र हुआ है क्या, भारत आजाद हुआ है क्या। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में राजस्थान नाम का एक राज्य है, वहां अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। राजस्थान की एक तत्कालीन सरकार ने एक फैसला किया कि गांव-गांव शराब की दुकानें खोली जाए, गांव-गांव। तो जिन गांवों में पहले से शराब की दुकानें हैं, उनके अलावा जहां नहीं है वहां शराब की नई दुकानें खोली जाए। तो गांव के किसानों ने इकट्ठे होकर इसका विरोध किया, और किसानों का ये कहना था कि हमको शराब नहीं चाहिए, हमको पीने का पानी चाहिए, हमको शराब नहीं चाहिए, हमारे खेतों को पानी चाहिए। आप जानते हैं राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पानी सबसे कम है, तो खेतों को पानी मिले, पीने का पानी मिले, वो हमें चाहिए, हमें शराब नहीं चाहिए। इसके लिए किसानों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, पुलिस ने उसके ऊपर गोलियां चलाई और 17 किसान उसी क्षण मार दिए उन्होंने। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा, क्या देश आजाद हो गया है? किसानों को इतना भी हक नहीं है इस देश में कि वो अपने खेत के लिए पानी की मांग करें? किसानों को इतना भी अधिकार नहीं है इस देश में कि वो अपने पीने के पानी की मांग करें? क्या किसानों को इतना भी हक नहीं है कि वो सरकार को कहें कि हमें शराब नहीं चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए? और पुलिस हमारी इतनी अत्याचारी कि उनके ऊपर गोलियां चलाए और 17 लोगों को मर जाना पड़े उसमें। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में बंगाल नाम का एक राज्य है, वहां पर सिंगूर नाम का एक छोटा सा गांव है। सिंगूर के किसानों की जमीनें जबरदस्ती छीनी गईं, और उन जमीनों को बचाने के लिए किसानों ने एक संघर्ष समिति बनाई, और उस संघर्ष समिति की तरफ से एक आंदोलन शुरू हुआ। पुलिस ने उस आंदोलन को करने वालों के ऊपर बार बार गोलियां चलाई हैं, और उनमें 24 लोग अभी तक मार डाले हैं उन्होंने। और खाली गोलियां नहीं चलाई हैं, पुलिस के जवानों का इतना ज्यादा वहशीपना हमने देखा, क्योंकि मैं तो सिंगूर जाके आया, कि उन्होंने आंदोलन करने वालों के परिवार की मां बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया, उनके साथ बलात्कार किया, उनका मनोबल तोड़ने के लिए। और हम जब इस मामले को लेकर ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले हैरान हो गए ये सुनकर कि भारत की पुलिस आज़ादी के 62 साल के बाद भी वही करती है जो अंग्रेजों के ज़माने में करती थी। सिंगूर जैसा ही एक छोटा सा गांव है नंदीग्राम, वो भी बंगाल में है, और वहां भी यही हुआ। नंदीग्राम के किसानों की जमीनें छीनी गई जबरदस्ती, वो बेचना नहीं चाहते फिर भी छीनी गई, और उन सभी किसानों को लाठियों से मारकर, गोलियों से घायल करके जबरदस्ती जमीनें लेने का काम सरकारें करती रही, पुलिस उनमें उनका सहयोग करती रही। और ये तो कुछ घटनाएं मैंने ऐसी बताई हैं जो आप सब लोग पहले से जानते हैं, सुनी है, पढ़ी हैं। ऐसी घटनाएं इस देश में हर दिन घटित होती हैं। जब पुलिस के अत्याचार की कहानी सुनकर पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस देश के लोगों के, और फिर अपने आप से हम पूछते हैं कि क्या ये आज़ाद देश के नागरिक हैं जिनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, और क्या ये आज़ाद देश भारत की पुलिस है जो अंग्रेजों जैसा अत्याचार इस देश के लोगों पर कर रही है।
दुनिया के किसी देश में पुलिस के अत्याचार के ऐसे उदाहरण आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। आप ब्रिटेन चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, कनाडा चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, किसी भी देश में पुलिस लोगों के साथ बर्बरता से पेश नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने पुलिस के कानून इस तरह के बनाए हुए। हमारे देश की पुलिस जितनी बर्बरता करती है, जितनी बदतमीजी करती है आपके साथ, जितनी बेइज्जती करती है आपकी, वो सब इसलिए कि एक कानून बना हुआ है, इंडियन पुलिस एक्ट, जिसमें पुलिस वालों को असीमित अधिकार हैं और उस कानून के चलते वो सुरक्षित हैं और इस देश में शासन व्यवस्था में अपने धाक को जमा कर लोगों को डराते रहते हैं, आतंकित करते रहते हैं। पुलिस अधिकारियों से जब बात करता हूं तो वो कहते हैं काफ़ी बातें आपकी सच हैं, हम भी क्या करें, हम कानून से बंधे हुए हैं। तो मैं कहता हूं आप बगावत कर दो इस कानून के खिलाफ। आप इंसान नहीं हो, आपका हृदय नहीं है, आपका दिल नहीं है, आप क्यों नहीं बगावत कर देते? आम आदमी की समझ में अगर ये बात नहीं आती तो आपकी समझ में तो आती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में हम बगावत कर सकें, इसके लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, स्पेस नहीं है, हमारी सीमाएं नहीं है, हमारी क्षमता नहीं। परिणाम क्या निकल रहा है? कानून वही चल रहा है, अत्याचार वैसे ही हो रहा है, अनाचार दुराचार वैसे ही हो रहा है। इसलिए हमको ये लगता है और कहना पड़ता है कि देश अभी आज़ाद हुआ नहीं है, स्वतंत्रता अभी आई नहीं है। जब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ ये कानून खत्म नहीं होता, तब तक शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा को कौन सी श्रद्धांजलि हम अर्पित करें, जो हर साल हम 23 मार्च को करते हैं। जिस कानून के खिलाफ लड़ते उन्होंने जान दी है, जिस कानून के खिलाफ लड़ते लाला लाजपत राय ने जान दी है, अगर वही कानून इस देश में चल रहा हो तो लाला जी को कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित हम कर सकते हैं आज़ादी के 62 साल? ये गंभीर प्रश्न। ऐसा ही एक और गंभीर प्रश्न है, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के नागरिकों को लूट करने के लिए, सारे संसाधन अपने हाथ में लेने के लिए कई कानून बनाए थे। उनमें से एक कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि के अधिग्रहण का कानून। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जमीन के छीनने का कानून। अधिग्रहण तो बहुत अच्छा शब्द है। अधिग्रहण में क्या होता है, मेरी खुशी से मैं जमीन बेचता हूं और दूसरा अपनी खुशी से उसे खरीदता है, वो अधिग्रहण होता है, जिसमें मेरी इच्छा मेरी खुशी शामिल है। जहां मेरी इच्छा और मेरी खुशी नहीं है और जबरदस्ती कोई मेरी जमीन को छीनता है, वो छीनना है, लूटना है, वो अधिग्रहण नहीं। लेकिन कानून में उसका भाषांतर ऐसे ही किया गया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। अब ये कानून कभी बनाया था एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था डलहौजी। डलहौजी एक